आज भारतवासी खान पान में विविधता हेतु नए नए व्यंजनों की चाह रखते हैं। आज सिर्फ उच्च वर्ग ही नहीं बल्कि हमारा मध्यम वर्ग भी नए नए तरीके के खान पान में रुचि लेने लगा है। भूमंडलीकरण के कारण नए नए व्यंजनों और खाद्य पदार्थों का भी आगमन हो रहा है। इन खाद्य पदार्थों के बढ़ते चलन से किसानों को नए नए तरह की फसल की कृषि के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। बढ़ती मांग की आपूर्ति करने और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से भारतीय किसानों ने विशिष्ट सब्जियों की कृषि करने का निर्णय लिया है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी विशिष्ट सब्जी की जिसका चलन भारत में गति पकड़ रहा है। यह आधुनिक खान पान में अपनी जगह बहुत तेजी से बना रहा है। आज हम बात करेंगे रोमेन लेट्यूस की। रोमेन लेट्यूस प्रजाति का सबसे पौष्टिक सदस्य है। इसको उगाने की प्रक्रिया बेहद ही सरल और सहज है। साल भर में एक से अधिक बार उगने की संभावना और बाजार में अच्छी कीमत के कारण रोमेन लेट्यूस प्रजाति का एक सबसे अधिक मुनाफा देने वाला सदस्य है। रोमेन की कृषि ऐसे क्षेत्रों में संभव है जहां तापमान 12 से 32 डिग्री के बीच रहता हो। यदि रोमेन को ठंडे क्षेत्र में लगाया जा रहा हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि खेत को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती हो। जिन क्षेत्रों में तेज धूप रहती हो वहां किसानों को आंशिक छाया का प्रबंध करना चाहिए। किसान आंशिक छाया का प्रबंध शेड नेट लगाकर या फिर खेत के आसपास मौजूद ऊंचे पेड़ पौधों से भी कर सकते हैं। रोमेन की कृषि किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, पर बलुई या बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। बलुई मिट्टी की खास बात यह है कि इसमें पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होता और ये जरूरत के हिसाब से पानी का संचयन कर नमी को बरकरार रखती है। यदि मिट्टी में पानी के संचयन की क्षमता ना हो तो किसान जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की संचयन क्षमता और सूक्ष्म तत्वों की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी की जांच करवा लें जिससे मिट्टी की अम्लता को संतुलित किया जा सके। रोमेन की सफल कृषि के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच होना जरूरी है। मिट्टी जांच या अन्य किसी जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये किसान आज रोमेन की कृषि की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जमीन की जुताई की जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां बैलों की मदद से खेत को जोता जाता है। जुताई तब तक की जाती है जब तक मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी ना हो जाए। जुताई के बाद ये किसान खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मेड़ बनाते समय किसान प्रायः जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। भुरभुरी मिट्टी और उसमें जैविक खाद का मिश्रण रोमेन की सफल कृषि का नींव होता है। आखिरी जुताई के वक्त खेत में 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद मिलाई जाती है जो फसल के सफल विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। मिट्टी में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन,
60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटैश मिलाकर मेड़ का रूप दे दिया जाता है। नाइट्रोजन को 2 किश्तों में डाला जाता है, 40 किलोग्राम रोपण के समय और 40 किलोग्राम रोपण के 2 हफ्ते बाद। किसान भाइयों से अनुरोध है, अपनी भूमि की जांच जरूर कराएं। भूमि की जांच में पीएच लेवल, ईसी लेवल और ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, क्योंकि इस फसल को चूंकि जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है। फास्फोरस और पोटास की मात्रा चाहिए लेकिन उतनी अपेक्षा कम, क्योंकि जिस उथली जड़ वाला पौधा है। तो किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में करा सकते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे जिला लेवल पर कृषि केंद्र होते हैं, वहां पर करा सकते हैं। ज्यादातर किसान रोमैन की खेती करने के लिए पौध को अपने खेत में नर्सरी बनाकर ही तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले खेत के एक छोटे से भाग में जैविक खाद डालकर मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। तैयार मेड़ पर बीजों को कुछ इस प्रकार लगाया जाता है। इन बीजों को 1.5 इंच की दूरी पर सीधी रेखा में लगा दिया जाता है। बीज लगाने के तुरंत बाद ही पानी डाल दिया जाता है। इससे बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। 7 दिनों के उपरांत ये बीज अंकुरित होकर पौध का रूप ले लेती हैं। किसान बाजार या कृषि विज्ञान केंद्र से रोमैन के बीज उचित दाम पर खरीद सकते हैं। अच्छे गुणवत्ता वाले बीज की कीमत लगभग 350 रुपए से 400 रुपए प्रति 10 ग्राम होती है। 1 एकड़ खेत में बीज लगाने के लिए किसानों को लगभग 50 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। रोमैन की फसल बहुत ही मुलायम और नाजुक होती है और इसके अनोखे स्वाद और पौष्टिक तत्व बरकरार रखने के लिए मिट्टी में नमी का बरकरार रहना अति आवश्यक है। शुरुआती दिनों में जैसे नवजात शिशु के विकास के लिए उसे अधिक पोषण की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी प्रकार रोमैन की इन नन्ही पौध को भी पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए ये किसान मेड़ पर खरपतवार की साफ सफाई कर रहे हैं। खरपतवार मिट्टी से पोषक तत्वों को बहुत तेजी से खींच लेती है, जिससे स्वस्थ पौधों की प्राप्ति नहीं हो पाती। 20 से 25 दिनों की देखभाल के बाद ये पौध रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल ना होने की वजह से बीजों का अंकुरित होना या फिर अंकुरित हुए पौधों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, और अगर किसान कोशिश भी करे तो 40 से 50% बीज ही अंकुरित हो पाते हैं। ऐसे में किसान नर्सरी विक्रेताओं से रोमैन की तैयार पौध को खरीदकर समझदारी का काम करते हैं। नर्सरी में पहले बीजों को नियंत्रित वातावरण में लगाया जाता है और फिर इन्हें अंकुरित कर पौधों का रूप दे दिया जाता है। इस आधुनिक प्रक्रिया में बीजों को पहले कृषि ट्रे में लगाया जाता है। इस ट्रे में 104 शंकु आकार के खाने बने होते हैं।
अनुभवी किसान पहले इस कृषि ट्रे में कोकोपीट भर देते हैं। इसके बाद हर खाने में स्वस्थ बीज को लगा दिया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इस ट्रे को जहां भी रखें वहां का तापमान नियंत्रित हो। इस नियंत्रित तापमान को तकनीकी तौर पर नर्सरी कंडीशन कहते हैं। अगर बीजों को पौध बनने तक नर्सरी कंडीशन में नहीं रखा गया तो जड़ों का पर्याप्त विकास ना हो पाने और पत्तों के सड़ने या पीला पड़ने का खतरा बना रहता है। बीच बीच में इस ट्रे पर पानी का छिड़काव करते रहने से कोकोपीट में नमी बरकरार रहती है। ट्रे की अच्छी देखभाल से 20 से 25 दिनों में ये पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। किसान बस इस 25 दिन के पौध को नर्सरी से लाएं और अपने खेत में इसका रोपण कर दें। आज किसान पौध का रोपण कर रहे हैं। रोपण के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौध से पौध की दूरी 1 फीट या 1 हाथ हो। पौधे लगाते समय आसपास की मिट्टी को ठीक से दबा दिया जाता है ताकि जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ लें। अनुभवी किसान रोपण के दौरान और कुछ दिन बाद भी इन पौधों के आसपास आवश्यक मात्रा में खाद डाल देते हैं। इस क्रिया को साइड ड्रेसिंग कहते हैं। सिंचाई चाहे बहाव प्रणाली से हो या फव्वारा प्रणाली से, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी में नमी बनी रहे। रोमैन की फसल बहुत ही मुलायम और नाजुक होती है और इसके अनोखे स्वाद और पौष्टिक तत्व बरकरार रखने के लिए मिट्टी में नमी का बरकरार रहना अति आवश्यक है। अपने क्षेत्र और मिट्टी के अनुसार खेत की समय समय पर सिंचाई करते रहें। भले ही वातावरण थोड़ा ठंडा हो, पर रोमैन की खेती के लिए 8 से 10 घंटों की सूरज की रोशनी उपयुक्त है। लेकिन गर्म क्षेत्रों में सीधा सूर्य प्रकाश हानिकारक हो सकता है। अगर कृषि क्षेत्र पर सूरज की ज्यादा रोशनी आती हो तो खेत के बीच बीच में थोड़े ऊंचे उगने वाले पेड़ लगाएं। किसी भी पौधे को लगाने से पहले आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। सलाह लेने से आपको आपके खेत में मौजूद मिट्टी और वातावरण के हिसाब से दूसरे फसलों के चुनाव में सहायता मिलेगी। निराई गुड़ाई करके किसान ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी में वायु संचार सही ढंग से होता रहे। अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। जैविक कृषि में विश्वास करने वाले ये किसान खरपतवार के उन्मूलन के लिए रासायनों का इस्तेमाल नहीं करते। ये किसान हाथ से अनचाही घास और जंगली पौधों की निराई करते हैं। खरपतवार की निराई के साथ साथ
पौधों के आसपास गुड़ाई की प्रक्रिया भी की जाती है। रोपण के बाद पहले 15 दिनों में खरपतवार की साफ सफाई की जाती है। इसके बाद 20 से 25 दिनों में खरपतवार की साफ सफाई दोबारा करना उचित होता है। निराई गुड़ाई करके किसान ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी में वायु संचार सही ढंग से होता रहे। लगभग इसी दौरान कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है। किसान कीट नियंत्रण हेतु फसल पर नीम के तेल का छिड़काव करते हैं। बीमारी इसमें कम आती है, पत्ती छेदक आता है या इसमें कुछ फफूंदी आते हैं, तो मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई भी केमिकल वाला जो इंसेक्टिसाइड्स है वो यूज ना करें, वो अपने लिए भी यूज ना करें। सिंपल तरीका ले लें, नीम ऑयल आता है, नीम का तेल जिसे हम बोल देते हैं। 1 लीटर पानी में 2 से 5 ग्राम नीम का तेल लेकर उसका अगर छिड़काव कर देंगे तो उससे क्या है कि जो पत्ती छेदक है या फफूंदी है वो रोगों का प्रकोप नहीं होगा। 20 दिन के बाद जब भी आपकी फसल में अगर कोई कीड़ा दिखाई देता है, आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के पहले ही स्प्रे कर दें, तो जो भयंकर बीमारी आएंगी उससे बचा जा सकता है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जो हमारे हानिकारक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करने से बच जाएंगे। क्योंकि किसान भाई क्या है कि जब भी बीमारी ज्यादा आती है तो सीधा कीटनाशकों का यूज करते हैं। अगर हम पहले ही हल्के कीटनाशक, जो जैविक कीटनाशक हैं, उनका अगर प्रयोग कर लेंगे तो हमें जो क्षति पहुंचाने वाले कीटनाशक हैं उनसे हम बच सकते हैं। रोमैन को रोपण किए 40 दिन हो चुके हैं। कटाई के लिए आदर्श दिख रही इस फसल से भरपूर मुनाफा कमाने के लिए किसान अब तैयार हैं। रोमैन की फसल को 7 दिन के अंदर अंदर काट लेना चाहिए, नहीं तो इसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। जिस दिन मंडी में भाव अच्छा मिले उस दिन इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। आज इस फसल की कटाई हो रही है। रोमैन को इस तरह जमीन के सतह से काट लिया जाता है। मंडी की मांग अनुसार रोमैन को काटकर इकट्ठा किया जा रहा है। ये फसल बिल्कुल स्वस्थ और ताजा दिख रही है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 120 क्विंटल रोमैन की प्राप्ति हो जाती है। इसका बाजार भाव लगभग 80 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद भी इसकी कीमत कम से कम 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिल ही जाती है। अन्य पत्तेदार सब्जियों की तरह रोमैन को भी काटने के बाद तुरंत मंडी में भेजना होता है। इसलिए काटने के साथ ही थोड़ी साफ सफाई करके इन्हें तुरंत ही मंडी भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। यातायात के दौरान कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसे व्यवस्थित ढंग से क्रेट में रखा जाता है। इसके बाद किसान इसको टेम्पो में डालकर मंडी विक्रेताओं के पास भेज देते हैं। किसान की कड़ी मेहनत और सूझबूझ के कारण आज शहरों और मंडियों में ताजे और पौष्टिक रोमैन की उपलब्धता संभव हो सकी है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पूरी फसल को एक साथ मंडी ले गए, दूसरे किसान भी उसी टाइम ले आते हैं, ज़्यादा माल आते ही रेट डाउन हो जाता है। अगर हम उसी चीज़ को आवश्यकता अनुसार अगर ले जाते हैं तो हमें उचित रेट मिल जाएगा। इस फसल को सबसे ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट में डिमांड ज़्यादा है। दिल्ली में हर जगह बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। आप किसान भाई से अनुरोध करूँगा कि वो सीधे जाके वहाँ पर आप बात करें कि हमारे पास ये फसल है, आपको कितनी आवश्यकता है, कब कब आवश्यकता है, हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाई थोड़ा जागरूक होकर अगर इन चीज़ों को लेकर चलेगा तो उसे अच्छी मुनाफा ले सकता है। लंबे पत्तेदार लेट्यूस को अमेरिका में
रोमैन कहते हैं। इसे कॉस लेट्यूस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार इसकी उत्पत्ति यूनानी द्वीप कॉस पर हुई थी। रोमैन की उत्पत्ति मूलतः पश्चिमी यूरोप और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुई। लगभग 5000 सालों से रोमैन की कृषि की जा रही है। इसे कच्चा या पकाकर दोनों प्रकार से खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लेट्यूस की सभी प्रजातियों में रोमैन की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई। आधुनिक कृषि में उगाए जाने वाले ज्यादातर लेट्यूस की भांति रोमैन का विकास भी कटीली जंगली लेट्यूस से हुआ, जो भूमध्य सागर से अरब सागर के मध्य उगा करते थे। शुरुआत में इनको खाया नहीं जाता था, बल्कि इसको इसके बीजों और दूधिय स्राव, जो आज लेटेक्स के नाम से जाना जाता है, के लिए उगाया जाता था। लेखक विलियम वेवर ने अपनी किताब 100 वेजिटेबल्स एंड वेयर दे केम फ्रॉम में लिखा है कि रोमन लेट्यूस का खाने में सैलेड के रूप में इस्तेमाल सबसे पहले सीरिया में किया गया था। क्या आप जानते हैं, रोमेन लेट्यूस में 17% प्रोटीन और 9 अत्यावश्यक एमिनो एसिड होते हैं। ऑट्रेजियस नाम के चमकदार लाल लेट्यूस को पहली बार पत्तेदार सब्जी के रूप में अंतरिक्ष में उगाया गया। रोमैन सूरजमुखी परिवार का सदस्य है। कैलिफोर्निया में पहली बार लेट्यूस को उगाया गया, इसलिए इसे अमेरिका में लेट्यूस की राजधानी भी कहा जाता है। चीन में रोमैन अच्छी किस्मत का प्रतीक है। वहां इसे जन्मदिन, नए साल और विशेष अवसरों पर भेंट किया जाता है। रोमैन की पत्तियों का रंग जितना गहरा होगा, इसमें उतने ही ज्यादा खनिज होंगे। प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में लगभग 2 करोड़ 30 लाख मैट्रिक टन लेट्यूस का उत्पादन और खपत होती है। सबसे अधिक लेट्यूस का उत्पादन चीन में होता है। आज खान पान के बदलते तौर तरीकों के कारण सेहत के प्रति जागरूक लोगों के बीच रोमैन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके गुणों को देखते हुए ग्राहक इसका अच्छा दाम देने को भी तैयार हैं। इस बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसान अगर रोमैन लेट्यूस की बिक्री सीधे होटल या सब्जी की बड़ी दुकानों में करें, तो उन्हें इसकी कृषि से बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी साकीय सब्जी की जो सरसों के परिवार से संबंध रखती है। सलाद में प्रयोग होने वाली इसकी स्थानीय प्रजाति से हम बखूबी परिचित हैं। हम बात करेंगे मूली की ही विशिष्ट किस्म लाल मूली की।